मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में कट्टर ईमानदार के नित नए किरदार एक के बाद एक उभर कर सामने आते जा रहे हैं। आपने देखा कि पहले शराब के कारोबार में उनका किरदार दिखा, फिर बिजली के व्यापार में उनका किरदार दिखा, फिर अदालत के अंदर और फिर भ्रष्टाचारियों के साथ सरोकार में भी दिखा। अब एक नए प्रकार का किरदार उनका दिख रहा है, जिसमें अपने सिपह सलारों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी तनख्वाह पर नियुक्त करना और उनसे सरकारी पद पर रहते हुए पार्टी का काम करवाना। देखिए, दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति यदि कभी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो वो अलग विषय है, परंतु पद पर रहते हुए वो विधिवत काम करे पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तिगत राजनीतिक कार्य का, कई जगहों पे उनके व्यक्तिगत निजी स्टाफ का, ये एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। आप सबने वो कहावत सुनी होगी कि आप बांटे रेवड़ी और मुड़मुड़ अपने को दे, पर यहां तो जनता को तो ये कहा कि चंद 100 रुपए की कुछ सहूलियत देंगे, एक आध हजार की सहूलियत देंगे, बदले में अपने लिए करोड़ों का शीश महल भी बनवाएंगे और सिपह सलारों को लाखों रुपए भी दिलवाएंगे। यानी बात तो करेंगे, अपनों को रेवड़ी नहीं, अपनों को तो रबड़ी खिलवाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। पर ये सरकार की आय को जिस रूप में प्रयोग करते हैं, उन पर यह कहावत एकदम चरितार्थ होती है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। और आगे एक पंक्ति में अपनी तरफ से जोड़ता हूं, जो आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल जी के इस नए किरदार पे एकदम उपयुक्त लगती है। माले मुफ्त दिले बेरहम और अपनों पे करम, सब अपने लोगों के लिए लुटाना। ऐसे कई एक उदाहरण हैं। कई जगहों पर तो जानकारी ये भी लगी है कि उनके लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो सीधे दिख रहा था कि वो पार्टी का काम कर रहे हैं सरकारी पैसा लेके। अब इस विषय पे कई ऐसी जानकारियां लगी हैं, जैसे एक श्री राम कुमार झा हैं जो उनके निजी स्टाफ में काम कर रहे हैं। अभी जब उनके घर का विषय आया था तो पत्रकारों के साथ उलझते हुए इनकी फोटो भी अवेलेबल है और यह सरकार से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। एक निशा सिंह जी हैं जो एसोसिएट फेलो हैं, इनके ऊपर तो शायद एक मुकदमा भी है जिसमें प्रक्रिया चल रही है और शायद चार्जशीटेड भी हैं। वो ये भी विधिवत सरकारी काम करते हुए पार्टी का काम कर रहे हैं। इन सब के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है कि ये सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी का ही काम कर रहे हैं। इसके बाद अंचल बाबा जी हैं, ये उनके सिटिंग विधायक की धर्मपत्नी है। विधिवत पार्टी का काम हो रहा है और सरकार की तनख्वाह है। इसके उपरांत एक श्री अक्षय मल्होत्रा जी हैं, वो भी उनके निजी स्टाफ में हैं, शायद कुछ और चलाने का काम करते हैं। मतलब शायद ऐसी जानकारी है कि उनका वाहन भी चलाते हैं और सोशल मीडिया के अकाउंट का भी कुछ काम करते हैं। तो ये सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जिसने एक शपथ पत्र लिखा था कि हम मकान नहीं लेंगे और सारे के सारे विधायकों से लिखवाया था, हम वाहन नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। सोचिए वो आते आते आज कहां तक पहुंच गए हैं कि सरकारी खजाने का कैसा दुरुपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है 10 साल के अंदर, 2013 में पार्टी बनी थी, 10 साल के अंदर किसी का किरदार या चरित्र
पूरी पूरी पार्टी का चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र इतना नहीं बदला होगा जितना कि आम आदमी पार्टी का है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सचदेवा जी से कि वो आगे का विषय आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। सुधांशु जी ने अभी सिर्फ 4 नाम आपको बताए। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने लगभग 437 नियुक्तियां रद्द की हैं और जो पहली लिस्ट सार्वजनिक डोमेन में आई वो 116 लोगों की थी। तो उन 116 लोगों की जब हमने जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की तो जैसा सुधांशु जी ने कहा कि आधी रात आते आते सबके ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के सारे अकाउंट डिलीट हो गए। जो बच पाए वो हमने आपके सामने रखे। अब जो स्क्रीन पर नाम है मनोज कुमार झा, इनके ट्वीट्स देखिए आप। आम आदमी पार्टी के ट्वीट्स को रीट्वीट करना, उस पर कमेंट्स करना, और ये चीफ मीडिया एडवाइजर दिल्ली जल बोर्ड, तनख्वाह 1.5 लाख रुपए। नितिन व्यथला, एसोसिएट फेलो, इनके सारे ट्वीट देखिए आप। अरविंद केजरीवाल का गुणगान करने के अलावा कोई काम नहीं, तनख्वाह 1 लाख रुपए। इस तरह से कई नाम हैं। मैं एक नाम पे रुकना चाहूंगा, प्रियदर्शनी, तनख्वाह 1,25,000 रुपए। आम आदमी पार्टी हरियाणा यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट, तनख्वाह मिलेगी दिल्ली से। तो ऐसे लगभग शालिनी यादव, इनके बारे में तो बिजनेस वर्ल्ड ने लिखा, ये राजनीति को बदलने के लिए आई थी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, सुबह से शाम एक ही काम, अरविंद केजरीवाल, तनख्वाह 1 लाख रुपए। ऐसे लगभग ये 42-45 नाम हमने आपके सामने रखे हैं। काम सबका एक ही है, ये सब आम आदमी पार्टी से जुड़े या इनके नेताओं के सिपह सालार हैं, जिनको एक ही काम दिया गया कि कैसे दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया, आम आदमी पार्टी का काम कैसे बढ़ाना है। सरकारी पैसे से तनख्वाह लेना और किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम करना या व्यक्ति का काम करना, यह गैर संवैधानिक है। हम अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इन 437 लोगों के लिए कोई संवैधानिक अप्रूवल ली थी क्या, इनको नौकरी लगाने से पहले? दिल्ली सरकार में एक भी नौकरी बिना एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की परमिशन के बिना लग नहीं सकती। और जैसा भी सुधांशु जी ने कहा कि अपने लोगों को ओबलाइज करना, उनकी जेब भरना, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनकी जेब भरते समय अपनी जेब का भी ध्यान रखना, यह आम आदमी पार्टी का कल्चर है। इनके किसी भी विभाग को आप हाथ लगा लीजिए, उसमें आपको भ्रष्टाचार मिलेगा ही। किसी भी दीवार को खटखटाएंगे, उसमें भ्रष्टाचार रेत की तरह झड़ेगा। आज दिल्ली का युवा पूछ रहा है अरविंद केजरीवाल से कि ये मेरे हिस्से की नौकरी थी जो आपने अपने चमचों को दी। अरविंद केजरीवाल जवाब दें। और ये तो सिर्फ 437 हैं। मैं माननीय उपराज्यपाल से निवेदन करता हूं कि 116 के अलावा बाकी नाम भी सार्वजनिक किए जाए, पब्लिक डोमेन में डाले जाए और इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए कि किसके इशारे पर, किसके कहने पर इन लोगों की अपॉइंटमेंट इलीगल तरीके से की गई, और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह हमारी मांग है। एक इसमें और भी स्पष्ट कर दूं, पद पे नियुक्ति, जैसा सचदेवा जी ने कहा, एक प्रक्रिया होती है। सक्षम अधिकारी से आपको अनुमोदन लेना पड़ता है, पद सृजित होता है, फिर उसका वित्तीय प्रावधान होता है कि उसकी सैलरी फाइनेंस के किस हेड से आएगी, उसका अप्रूवल हुआ कि नहीं, सैंक्शन पोस्ट थी कि नहीं। ये अगर नहीं हुआ तो ये नैतिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक कानूनी, यानी मॉरल के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा
टेक्निकल इशू भी है। ये 3 मैं बिल आपको दिखा रहा हूं। ये 1 महीने की तनख्वाह है, सरकारी कागज है। 107 लोगों के नाम है, कितनी तनख्वाह मिली, कितना टीडीएस कटा। 107 लोगों की जो तनख्वाह गई वो गई 80,70,000 रुपए। ये 1 महीने का है। ये दूसरा है 21 लोगों का, इनकी गई 21,90,000 रुपए। ये तीसरा है, ये 9 लोगों का बिल है, इनकी तनख्वाह गई 5,58,000 रुपए। ये पर मंथ का हिसाब है। अब कितने साल से ये दिल्ली की जनता का पैसा लूट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जवाब दें। चुनाव लोकतंत्र के हृदय की गति माने जाते हैं, परंतु बंगाल में कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। यदि यह तृणमूल की सरकार यह बात कहती है तो यह निर्णय तो न्यायालय ने लिया है। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए। और कौन सा फोर्स आना चाहिए यह चुनाव आयोग का अधिकार नहीं था। चुनाव आयोग यह मांग सकता है कि मुझे सुरक्षा बल चाहिए, कौन से चाहिए, कैसे चाहिए, यह उनका अधिकार नहीं है। यह प्रश्न करने का अर्थ होता है कि उनके मन के अंदर का जो भाव था कि वो दुरुपयोग करना चाहते थे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस विषय के ऊपर पूरी नजर रखे हुए है, और चुनाव आयोग ने यदि सतर्कता नहीं रखी होती, न्यायालय ने यदि कड़ाई के साथ निर्देश नहीं दिए होते, तो ये चुनाव बहुत ही विभत्स हो सकते थे। परंतु हमारे कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्या, प्रताड़ना हो रही है, इसके उपरांत भी जिस दृढ़ता के साथ वो लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा का प्रमाण है। और जो कुछ पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, वो लोकतंत्र को किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग ही नहीं, सीधे हिंसा के द्वारा प्रभावित करना। क्योंकि पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिन्होंने वोट, मतलब सिंगल नॉमिनेशन हो गया था, अनअपोज्ड। मगर उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें किसी को भी न लोकतंत्र की समस्या नजर आ रही है, न लोकतंत्र में हत्या नजर आ रही है। क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार के कृत्य में बस भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विरोध का सुंदर संगीत नजर आता है। चाहे व्यक्ति कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, चाहे लोकतंत्र रक्त रंजित हो जाए। देखिए, ये उनका एक निजी विचार है। वो जो भी कार्य करने के लिए पहुंचे, आपको पता है कि राहुल गांधी जी निवर्तमान सांसद कांग्रेस वालों के लिए बहुत सम्माननीय है, अभिनंदनीय है। यद्यपि न्यायालय की दृष्टि में वो निंदनीय है। आज राजनीतिक दृष्टि से वो दयनीय स्थिति में आ गए हैं। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि उनके मन में किसानों के प्रति वास्तविकता में इतनी हमदर्दी है, तो जिस राज्य से वो सांसद थे, वहां पर उन्होंने वो कानून क्यों नहीं लागू करवाए? यानी जिसको आप तथाकथित काला कानून कहते थे, वो तो केरल में लागू है, वहां क्यों नहीं प्रश्न उठाते हैं? यह दर्शाता है कि किसानों के हित के लिए वास्तविकता में आपके मन में क्या है। और वैसे भी अनेक मौकों के ऊपर आपने देखा होगा, उन्होंने कई प्रकार के अच्छे भाव भंगिमाएं दी हैं। अभी आपने देखा था वो यात्रा की समाप्ति के ऊपर कश्मीर में बर्फ खेलते हुए, फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि यहां पे कानून व्यवस्था समाप्त है। आपको याद हो, संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद उन्होंने अपनी एक जो कुछ इशारा किया था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के जो भी आचरण है, इसमें हकीकत कम और फसाना अधिक नजर आता है।
देखिए, बंगाल में लगातार हिंसा जारी नहीं है, वर्षों से हिंसा जारी है, और हिंसा जारी नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं, और हिंसा का स्वरूप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है। और इतना ही नहीं, आप सोचिए कि बंगाल को उस मुकाम पे ले जाके पहुंचा दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के गुट आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो एक दूसरे की हत्या करवाने में लगे हुए हैं। यह दर्शाता है कि बंगाल की वह भूमि जिसे बंगाली भद्र लोग कहा जाता था, जो कला और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जानी जाती थी, जिसकी एक वैश्विक पहचान थी, सिर्फ राष्ट्रीय पहचान ही नहीं, वो आज पश्चिम बंगाल की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के इस कार्यकाल में पूरी तरीके से हिंसा, भ्रष्टाचार और अपराधियों को प्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण देने के दुर्दांत अपराध की भागी हो गई है। अपराधियों को जिस प्रकार से सत्ता का संरक्षण देकर उनसे हिंसा करवाई जा रही है, यह अपने आप में भारत की राजनीति का बहुत दुखद उदाहरण है। इसीलिए मैंने कहा दुर्दांत अपराध की भागी हो रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। और उससे ज्यादा दुख यह है कि ये उस प्रांत के हैं जहां से कला, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र भारत में रहता था, वो आज अपराध, खतरनाक तुष्टीकरण, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और लोकतंत्र के अंदर हिंसा का पूरे भारत में एक दुखद और दर्दनाक उदाहरण बन के उभरा है। आप जो बात कह रहे हैं, उनकी परिस्थिति अब यह है कि उन्हें यह चीज बाहर बताने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर समझाने का प्रयास करें और वो समझा ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। नितांत अंदरूनी मामला है उनका, अंदरूनी मामला क्या, पारिवारिक मामला है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ परिस्थिति एनसीपी में, इससे पूर्व शिवसेना में हुई है, उसका मूल कारण यह है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार माना जाता है और वो लोग परिवार को पार्टी मानने लगते हैं। इस कारण यह परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, फिर मैंने कहा कि एक और नया किरदार उनका उभर के सामने आया। मतलब अब वो भ्रष्टाचार में जांच एजेंसियों ने उनके नेताओं की जो संपत्तियां सामने रखी, उसे मना तो नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसकी लागत इतनी नहीं इतनी थी, और ये एक्साइज पॉलिसी से पहले की थी। मतलब कहीं ना कहीं लगता वो इशारा कर रहे हैं कि शायद एक्साइज पॉलिसी में तो भ्रष्टाचार हुआ, ये तो माना जा सकता है, मगर ये तो पहले की है। तो मैं मानता हूं कि ये प्रकारांतर से शराब नीति के ऊपर भ्रष्टाचार होने की उनकी स्वीकारोक्ति है। दिस इज इन ए वे इनडायरेक्टली हिज कैंडिड एक्सेप्टेंस दैट देयर वाज अ क्लियर कट करप्शन इन एक्साइज पॉलिसी, बिकॉज ही इज सेइंग कि वो एक्साइज पॉलिसी से पहले की है। और पता नहीं अभी आगे और क्या क्या निकले कि एक्साइज पॉलिसी से पहले क्या था। अगर वो सही होते तो उन्हें कहना चाहिए था कि साहब ये तो प्रॉपर्टी हमारी है ही नहीं, या ये प्रॉपर्टी का स्रोत ये है। इसीलिए समस्या ये है कि अपने को कट्टर ईमानदार कहने वाले जांच एजेंसी से लेके कोर्ट में एक नहीं अनेक बार बेल रिजेक्ट हुई है। इसका राजनीति से क्या लेना देना है? ये तो प्योरली टेक्निकल इशू है, और शायद 6 या 7 बार वो कर चुके हैं प्रयास, और इसके बावजूद बेल रिजेक्ट हो रही है। अब इस प्रकार की बातें आके कहना कि प्रॉपर्टी की कीमत इतनी नहीं इतनी है, मुझे लगता है कि अब उनके पास अपना नैतिक बचाव करने की इतनी सी भी आधार नहीं बचा है। देखिए, इस समय चूंकि चुनाव की प्रक्रिया वहां पर चल रही है, तो चुनाव आयोग के अधिकार में सारी व्यवस्था है। हम जो कुछ तृणमूल कांग्रेस की सरकार कर रही है, इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या एक जघन्य अपराध है,
और जो हम सीधा सीधा कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में वहां के अपराधी तत्व यह कार्य कर रहे हैं, और हम चुनाव आयोग से यह अनुरोध करते हैं कि वो इस घटनाक्रम को देखे और संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उसकी उपयुक्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।